हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट ने इग्नू में एडमिशन लिया है और आप सभी एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे आप कभी अपने जून में एग्ज़ाम देने वाले, दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले, तो आज की क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम देने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट जो हैं आपको ध्यान में होने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, उस सब कुछ मैं आज की क्लास में आप सभी को बताने वाली हूँ। जैसे कि आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स यानी आपके क्या क्या डाउट्स हैं और आज की क्लास में मैं आपके कौन कौन से डाउट को क्लियर करने वाली हूँ यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला डाउट होता है कि मैम आंसर शीट का जो फ्रंट पेज होता है, आप सभी जानते हैं कि जब आप अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको अपने आंसर शीट को फ्रंट पेज को कैसे फिल करना है आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको अपने आंसर को कितने पेजेस में फिल करना होता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, यानी कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा, तो आपको अपने आंसर को कितने मार्क्स में कंप्लीट करना होता है, कितने पेजेस में, कितने लाइंस में लिखना है, वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली आप देखोगे तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनेशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, मतलब 80 to 90 मार्क्स, तो आपको अपने एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसे लिखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है, ये नेक्स्ट टॉपिक आपको आज की क्लास में मैं देखने को मिलेगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपको अपनी आंसर राइटिंग को पैराग्राफ में लिखना है या फिर आपके पॉइंट में। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये डाउट होता है, तो ये भी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी कि आंसर राइटिंग को सबसे अच्छे हमें किस तरीके में लिखना चाहिए जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्ज़ाम देने के टाइम पर एग्ज़ाम सेंटर में हमें क्या क्या ले जाना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये भी आपके डाउट है, क्या चीज़ आप ले जा सकते हैं क्या नहीं, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पॉइंट जो 6 है, यानी जो क्वेश्चन 6 हम डिस्कस करेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और कम टाइम में पढ़कर हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये भी मैं आपके आज की क्लास में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली कि इग्नू में पेपर जो होता है, यानी आपका पेपर चेकिंग किस तरीके से होता है, वो सिर्फ रफली होता है या प्रॉपर तरीके से होता है, अच्छे मार्क्स किस तरीके से वो लोग मार्किंग करते हैं, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी आंसर लिखने के टाइम पर गलत हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो क्या आप उसमें वाइटनर या फिर जिसे आप फ्लूइड भी कहते हो उसका यूज़ कर सकते हो या नहीं, या हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके असाइनमेंट, अगर हमने मैम सबमिट नहीं किया है तो क्या हम सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने एग्ज़ाम दे दिया तो असाइनमेंट फिर हमें कब सबमिट करना चाहिए, एग्ज़ाम के बाद करें और फिर कितने टाइम बाद करना चाहिए, वो भी मैं आज की क्लास में बताऊंगी। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में वो हेल्पफुल होते हैं या नहीं। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी यहाँ पर असाइनमेंट बनाते हैं, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर के लिए हेल्पफुल होता है या नहीं, ये सभी हम आपके आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे वही पॉइंट्स रखे हैं जिससे रिगार्डिंग मेरे पास सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं, सबसे ज़्यादा डाउट पूछे जाते हैं, इसीलिए इस एक ही क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगे कि कोई भी पॉइंट स्किप हो जाए तो आप लोग नीचे कमेंट के थ्रू अपने डाउट एंड क्वेरी को पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपने आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
हर जगह पर शेयर करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप इग्नू में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप इग्नू में चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो यानी बीए कर रहे हो, बीएससी यानी ग्रेजुएशन के लेवल के लिए कर रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप सभी कर रहे हो, या फिर आप अदर कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, तो इग्नू में क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन लिया होता है और यहाँ के पर्सपेक्टिव के बारे में कुछ नई नॉलेज होती कि और थोड़ा डिफरेंट भी होता है। तो यहाँ पर आप सभी के डाउट इसी एक वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि अभी आपको पता है कि जून 2024 में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर अब आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं, उन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम जब अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने वाले हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले, यानी देखो बाकी मैं सीक्वेंस में बताऊँगी कि यानी जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखो अभी हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर सबसे पहली चीज़ कि हम जब अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप सभी, तो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप लोग नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देखी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 पॉइंट है ना, एग्ज़ाम देने के टाइम पर एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या ले जाना है और आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या क्या है, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट को तो यही डाउट है कि हम मैक्सिमम टाइमिंग क्या होती है। और यस, इसी के साथ मुझे एक डाउट और याद आया कि आप में से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या हम सभी अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चेंज करा सकते हैं, क्या हम अपने एग्ज़ाम की टाइमिंग को चेंज करा सकते हैं, क्या हमारा एक ही दिन में दो एग्ज़ामिनेशन होता है, दो एग्ज़ाम एक ही दिन पे यहाँ पर हो रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सभी आगे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो वीडियो आगे नहीं देखेंगे, इसलिए यहीं पर बता रही हूँ, तब डिस्कस करना स्टार्ट करूँगी। आपको क्या करना है, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, व्हाट्सअप कम्युनिटी मैंने बनाया हुआ है, आपको वो ज्वाइन करना है। तो वहाँ पर इग्नू से रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है उसके सारे लिंक, सारी अपडेट मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। अब उससे रिगार्डिंग, इग्नू से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है, असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए तो क्या करना है, हमारे एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, रीचेकिंग करवानी है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ों का लिंक, सब कुछ जो अपडेट है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, ठीक है। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी है, इसको ज्वाइन कर लेना ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और इग्नू से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती रहेगी उसकी अपडेट आप सभी को टाइम पर मिलते रहें। क्लियर हो गया? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है। पहली बात याद रखना, सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग के बारे में बता देती हूँ, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको पता है ऑलरेडी सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, हॉल टिकट, ठीक है, और आपके अपने एग्ज़ामिनेशन में आपने चेक कर रही है कि एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम कब कब है, कौन कौन सी डेट को और किस टाइमिंग पर है। इग्नू में जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में कराया जाता है, ठीक है, एक आपके मॉर्निंग शिफ्ट में और एक आप कह सकते हो कि नून टाइमिंग में होता है, ठीक है। 2 टाइमिंग में हमारा ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है। जो हमारी पहली शिफ्ट होती है वो होता है आपका मॉर्निंग में 10 बजे से, ठीक है, यानी 10 AM से शुरू होगा और 1 PM तक, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होता है वो होगा आपका उसके जस्ट 1 घंटे बाद, 2 बजे से लेकर के आपके 5 बजे तक का टाइम होता है। और आप जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपके ऊपर है कि आपका जो एग्ज़ाम है, वैसे मोस्टली 3 आवर्स का होता है, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जिसके एग्ज़ामिनेशन का जो टाइमिंग है वो 2 आवर का होगा, ठीक है, 2 घंटे का समय भी होता है, वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली होता है, वो आपको चेकआउट करना है, ये वो चीज़ें आपको पता होती हैं। तो याद रखना कि इग्नू में एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होते हैं, एक मॉर्निंग में और एक नून टाइमिंग में।
आपका एग्ज़ाम मॉर्निंग में होगा या नून टाइमिंग में होगा ये आप डिसाइड नहीं करते, ये वहीं से आता है। दूसरी चीज़, जैसे कि यहाँ पर मुझे एक डाउट आया था कि क्या मैम हम इस टाइमिंग को चेंज करवा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये टाइमिंग हमारे अकॉर्डिंगली नहीं होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से हर एक स्टूडेंट यही देखेगा कि और टीचर को कहेगा कि मैम टाइमिंग चेंज कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो टाइमिंग वही रहेगी जो इन्होंने दी है, कि कभी भी किसी भी तरीके से आप सभी चेंज नहीं करा सकते हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि मॉर्निंग और नून टाइमिंग तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन सेकंड थिंग हमें क्या याद रखना है कि आपको, अगर आप मॉर्निंग के स्टूडेंट हो तो आपको पूरी कोशिश करनी है एनी हाउ 9:30 AM तक, यानी 9:30 बजे तक आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है। क्लियर हो गया, कैसे भी करके, क्योंकि ये 9:45 तक आपको, फिर 9:45 से आप देखोगे मॉर्निंग में आपको 9:45 का टाइम जब हो जाता है तो ये आंसर शीट क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते। कहीं कहीं पर तो नहीं भी करते हैं, वो उनकी चॉइस होती है, लेकिन कहीं कहीं पर ये करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आंसर शीट को फिल करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो कैसे भी करके आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ है, आपको पता है आपके घर से कितना दूर है, पूरी कोशिश करो कि आप अपने एग्ज़ाम में अपने एग्ज़ामिनेशन टाइम से हाफ एन आवर पहले ही अपने सेंटर पर हो। आपको एंट्री 9:30 बजे से देना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर हम आगे बात करें, जितने भी नून वाले जो हैं, तो आप ऑब्वियस है 1 बजे आपको पूरी कोशिश करनी है, लास्ट बता रही हूँ मैं आपको ये, ठीक है। एंट्री तो अगर हम बात करें तो ये आपको 1:30 बजे से यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाएगी, उससे पहले से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पूरी कोशिश करनी है कि 1:30 PM तक आपको अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 1:45 पे किया जाता है। तो मैंने जैसे कि बताया, ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा हो, कहीं कहीं पर होता है, कहीं कहीं पर नहीं, वो तो उनकी चॉइस है, ठीक है। ये हो गया हमारी टाइमिंग की बात, कि आप जब अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है तो किस टाइमिंग पर पहुंचना है और कितने पहले पहुंचना है, कैसे भी करके। ख़ास तौर से जिस दिन आप लोगों का फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, वैसे तो इतनी नॉलेज होती है आप सभी को, क्योंकि आपने ऑलरेडी कई बार इतने एग्ज़ाम दिए, बट गलतियाँ तब भी सबसे हो जाती हैं। तो पूरी कोशिश करना कि फर्स्ट डे के एग्ज़ाम में तो ऑन टाइम पहुंचना ही है, चाहे टाइम से पहले ही पहुंच जाओ, क्योंकि बाकी के एग्ज़ाम आप खुद अपने अकॉर्डिंगली देख लोगे कि वो एडजस्ट हो ही जाता है, ठीक है। तो टाइमिंग वही रहती है जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। टाइमिंग की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मैम हम अपने एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि ये वीडियो सिर्फ अभी जून में जो एग्ज़ाम होने वाले सिर्फ उन्हीं के लिए ही सफिशिएंट नहीं है, आगे दिसंबर में भी एग्ज़ाम होंगे, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है। देखो, एग्ज़ाम सेंटर यस हम चेंज तो करा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज होगा भी। अगर यहाँ पर चेंज करवाना है, अगर उस जहाँ भी आप अपने सेंटर चाहते हो, अगर उसमें सीट अवेलेबल होगी तभी एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो आपका चेंज होगा। अदरवाइज़ एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो आपको प्रोवाइड किया गया है, आपको एग्ज़ाम देने वहीं जाना पड़ता है, ठीक है। हम उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो यहाँ पर जो वहाँ पे लोग हैं वो चेकआउट करेंगे, अगर उन वहाँ उस जगह पर उस सेंटर पर सीट अवेलेबल होती है तो आपके यहाँ पर सेंटर को चेंज कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। मेरे चैनल पे जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए हो, यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस फॉर्म फिलअप करना होता है, उस फॉर्म फिलअप का लिंक और कैसे फिल करना है वो सब कुछ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ, ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल भी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पर दूसरी बात, इसी में और डाउट है, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सबके अलग अलग और अलग तरीके के डाउट होते हैं, तो क्लियर करना हमारी चीज़ है ही। तो यहाँ पर देखो, एग्जामिनेशन सेंटर में सबको ये होता है कि मैम फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम सेंटर आया तो सेकेंड ईयर में भी वही एग्जामिनेशन सेंटर मिलता है। बिल्कुल भी नहीं, हर बार आपको अलग मिलेगा, कभी कभी सेम भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज होते रहते हैं।
अगर आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर दिया है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं हम एग्ज़ाम नहीं देंगे या फिर 1-2 सब्जेक्ट का ही देंगे, बाकी का दिसंबर में देंगे या फिर नेक्स्ट ईयर देंगे, ठीक है। तो तब भी आप दोबारा से आप जब भी अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करोगे तो आपको सेम सेंटर नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है, ठीक है। वो सीट के अकॉर्डिंगली वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग ये मत सोचो कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो हमेशा सेम रहता है, नहीं, चेंज होता रहता है, ठीक है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, वो अकॉर्डिंगली, लेकिन एग्ज़ामिनेशन सेंटर सेम नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। ये भी क्लियर हो गया। चलिए, तो मेरी पूरी कोशिश है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं सारी काम की बात कहूँ, क्योंकि आप सभी के इतने डाउट है तो एक एक का रिस्पांस तो नहीं सकता, और यही डाउट और भी स्टूडेंट के होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर एक वीडियो ही बना लेते हैं आपकी, ताकि आपकी सभी की हेल्पफुल यहाँ पे वीडियो से बहुत सबकी हेल्प हो जाए। और जिन्होंने इग्नू में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है तो यहाँ पर उनके सारे डाउट इस एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तो टाइमिंग की बात हो गई, एग्ज़ामिनेशन सेंटर की भी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अब मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में क्या क्या ले जाना इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पर देखो, आप अपने पेन ले जाना है फर्स्ट थिंग। तो आप पेन कौन से ले जा सकते हो, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ब्लैक और ब्लू पेन। आपकी चॉइस है, आप किसी भी एक पेन से अपने पूरे आंसर को कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना है ब्लैक और ब्लू पेन ही लेकर जाना है। और दूसरी चीज़, जो भी पेन लेकर जाना है थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता ही होती है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कोई भी पेन में इशू आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आपका एग्ज़ाम आप लिखने से प्रॉब्लम ना आए। तो बेटर है कि हमेशा एक्स्ट्रा पेन लेकर के जाओ। और सेकंड थिंग, ताकि हम दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प कर सके, तो इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, पेंसिल भी आप ले जा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। पेंसिल हुए आपके, स्केल, ये जो आप स्कूल टाइम में करते थे ना बेसिकली, ये सब आप, रूलर एंड ऑल दैट, ये सब ले जा सकते हो। देखो, ले जाना क्या नहीं है, पहले क्या ले जाना है वो देखो। पेन मैंने बताया, पेंसिल, स्केल यानी रूलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप ले जा सकते हो, ऑल दैट बहुत कॉमन सी चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका एडमिट कार्ड, इसके बगैर तो आपको पता है आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और दूसरा, इग्नू का आईडी कार्ड आप सभी को मिला होगा, तो ये भी, इसकी भी फ़ोटोकॉपी करके आपको ले जानी है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट आता है कि मैम ये कलरफुल होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट, तो ये इसमें चॉइस नहीं है, जो आपको मिल जाए वो ले जा सकते हो। एडमिट कार्ड भी ज़रूरी नहीं है कलरफुल हो, आपके लिए जो भी कलरफुल में ले जाना है तो कलरफुल में ले जाओ आप चाहो तो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लैक एंड वाइट, तो इसमें कुछ वो नहीं है कि आपको कोई डेकोरेशन नहीं करना, एग्ज़ाम देने जाना है, तो जिस तरीके का भी प्रिंट आउट निकल सके आप वो ले जा सकते हो, ठीक है। तो एडमिट कार्ड, आपका आईडी कार्ड, ये लेकर जाना है। तो कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इग्नू के आईडी कार्ड नहीं निकल पाया, किसी भी इशू से नहीं मिल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। आपके पास खुद का गवर्नमेंट का आईडी होगा आपका, वो ले जा सकते हो। आधार कार्ड हुआ, ठीक है, वो ले जा सकते हो। तो वो आपकी चॉइस है, चाहे आपकी कुछ भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की आईडी आपके पास जो भी है वो ले जा सकते हो। अगर इग्नू की आईडी कार्ड आप में से किसी के पास नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आप एक वाटर बॉटल ले जा सकते हो, ठीक है, वाटर बॉटल अलाउड है, ले जा सकते हो। बात करते हैं, ये तो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि देखो एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड नहीं होता तो बहुत इशू क्रिएट हो जाता है, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और आपका टाइम कम हो जाएगा, तो इसीलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या नहीं ले जाना। देखो, ये कॉमन सेंस की बात है, मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप में से जितने भी स्टूडेंट कैलकुलेटर का यूज़ अगर होगा, मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट, तो कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, ठीक है। बैग एंड ऑल दैट, तो देखो अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मैम हम तो बहुत दूर से आते हैं और ये सारी बातें, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप ले जा रहे हो, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, आपको भी पता है, तो इसको लेकर के मत जाना। और ये सारी चीज़ें आप वहाँ बाहर सबमिट कर सकते हो, बस आपका जो, जहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो आपकी क्लास होगी वहाँ पर ले जाना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे अगर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर पकड़ी गई तो इशू हो सकता है। तो बेटर है कि हम ये सारे काम ना करें।
ओके। तो ये तो बातें हो गई कि हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और क्या क्या हमें नहीं लेकर के जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस यहाँ तक डाउट क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आपके सारे कमेंट के रिस्पॉन्स मिलेंगे ताकि आपके सारे डाउट आपके एग्ज़ाम से आने से पहले क्लियर हो जाए। तो ये तो बात हो गई एग्ज़ाम की टाइमिंग की, एग्ज़ाम सेंटर की, और एग्ज़ाम जब हम देने जाएंगे तो हम सबको क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ये बात है, ठीक है। अब आप में से कुछ ये भी होते हैं जिनको होता है कि क्या मैम हम यहाँ पर बोर्ड लेके जा सकते हैं जिस पे आप अपनी शीट को रख कर लिखते हैं। आपकी चॉइस है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप ले जा भी सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब बात करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आंसर शीट कैसे फिल करनी है, ठीक है। जो ऑलरेडी इग्नू में पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं और उन्हें नहीं पता कि जब उन्हें आंसर शीट मिलेगी तो हमें अपने फ्रंट पेज को किस तरीके से फिल करना है। और याद रखना कि फ्रंट पेज में गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि आपने लाइफ में कभी भी और एग्ज़ाम भी दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए फ्रंट पेज में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो बेटर है क्यों ना हम पहले से ही सीख लें कि हमें अपने आंसर शीट का फ्रंट पेज जो होगा किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कुछ इस तरीके का फ्रंट पेज देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका फ्रंट है और ये बैक साइड है। तो बैक तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें सारी चीज़ें लिखी है, मेंशन क्या है ऑल दैट। तो देखो ये आपका फ्रंट पेज है, ठीक है। फ्रंट पेज आप कुछ इस तरीके का होता है जिसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा आपका इनरोलमेंट नंबर। तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर इन फिगर लिखा है और नेक्स्ट में इनरोलमेंट नंबर इन वर्ड्स लिखा है, दोनों में फ़र्क होता है। तो स्टार्टिंग में जो इनरोलमेंट नंबर है आपको उसको अपने फिगर में लिखना है, यानी आपका जो भी होगा 8, 9 एंड ऑल दैट। यहाँ पर मैं कुछ भी मेंशन कर रही हूँ, तो इस तरीके के आपको ये चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। आपने अपना एनरोलमेंट नंबर स्टार्टिंग में लिखोगे, कुछ इस तरीके से लिखना है, और यही सेम चीज़ नीचे जब लिखोगे तो आपको क्या करना है, उसे अपने वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि आपको इसमें 8 लिखना है, फिर 9 लिखना है, ठीक है। 1 का 1 लिखोगे, 7 करते करते 0 का 0 लिखना है। इस तरीके से आपको अपने इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे फिगर में मेंशन करना और यहाँ वर्ड्स में। क्लियर हो गया कि कैसे आपको इसको लिखना है। तो ये दोनों में इनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना है। आप में से कई ऐसे होंगे जिसको नहीं पता होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिट कार्ड आप सभी के हाथों में, और एडमिट कार्ड में आपको पता है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है, उसको वहाँ से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन सेंटर कोड। आपका एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ कहीं भी गया होगा आपको वो लिखना है। तो देखो मैक्सिमम तो वहाँ पे जो स्कूल होता है या फिर कोई कॉलेज होता है तो वो अपना कोड वहाँ मेंशन कर देते हैं ब्लैक बोर्ड पे, नहीं तो आप वहाँ पर जाकर के पूछ भी सकते हो, नहीं तो आपके एडमिट कार्ड में भी होता ही है। तो आप लोग, ठीक है, और ये कोड आपको नहीं पता तो वहाँ पे टीचर होते ही है आपके क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको यहाँ पर डे और डेट मेंशन करना है। आपका एग्ज़ाम जिस भी दिन होगा या और जो भी डे और डेट होगा वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड में। यह प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड में सबसे ज़्यादा डाउट होता है। तो उसमें देखो आपको क्या करना है, आपने जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है वो प्रोग्राम कोड होता है, ठीक है। और आपको उस कोर्स में जो भी सब्जेक्ट मिला होता है, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जाते हो उसे आप कोर्स कोड कहते हो। क्लियर हो गया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर आप सभी मास्टर हिस्ट्री करने जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, अगर नए सिलेबस के स्टूडेंट हैं तो प्रोग्राम कोड होगा MAHI। अगर आपको अपना प्रोग्राम कोड नहीं पता है तो वो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, ठीक है। और अगर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो MAH होगा। इसी तरीके से मास्टर इंग्लिश से कर रहे हो तो आप MEG लिखोगे। और आपका जो भी मतलब आपने जिस भी कोर्स के लिए इग्नू में अप्लाई किया है वो होता है आपका प्रोग्राम कोड। उस प्रोग्राम में यानी उस कोर्स में आपके पास जो भी सब्जेक्ट होता है, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप सभी देने गए हो उसे कहते हैं कोर्स कोड,
ठीक है। जैसे MA हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो आपका मान लो पहला एग्ज़ाम है आपका MHI 101 या फिर 01, ठीक है। पुराने और नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो भी होगा तो आपको वो मेंशन करना है। तो वो होता है वो अगले दिन आप जब जाओगे नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो MHI 02 का एग्ज़ाम होगा तो वो मेंशन करना है। जो भी जिस भी दिन जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा वो मेंशन करते हैं कोर्स कोड में। नेक्स्ट आपसे कोर्स का टाइटल पूछा जाता है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम क्या है। आप में से बहुत ऐसे हैं जिन्हें वो भी नहीं पता होता है, तो कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एडमिट कार्ड उठाना, उसमें आपको कोर्स कोड के साथ साथ सब्जेक्ट का नाम भी मेंशन है। तो आपको लिखना है एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी, जैसे कि MHI 101 और या फिर इस आपका इस सब्जेक्ट का जो कोड है ना, इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, एंशिएंट एंड मेडिएवल सोसाइटी। मतलब जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो अगर आपको वो नहीं पता है तो एडमिट कार्ड से चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको ये भी एक डाउट होता है कि मैम अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या हमें ये हिंदी में लिखना है। तो ऐसा यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, आपको अगर पता होगा तो इसमें कोई इशू नहीं होता। आपकी चॉइस है, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने एग्ज़ाम को कौन सी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखने वाले हो या हिंदी में लिखने वाले हो तो आपको उस लैंग्वेज को यहाँ पर मेंशन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कई बार प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपने एडमिशन के टाइम पर कोई भी लैंग्वेज फिल किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में अगर आप चाहते हो कि मुझे इस लैंग्वेज में देना है तो आप किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आपने एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जिस भी लैंग्वेज में दिया है, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो नेक्स्ट वाला जो एग्ज़ाम दोगे वो भी सेम ही लैंग्वेज में देना है। क्योंकि आप में अब आप सोचो कि मैम कैसी कैसी बातें बता रही है। मैम वही बातें बता रही है जो स्टूडेंट के डाउट होते हैं। तो यहाँ पर किसी के डाउट किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि आपको करना है कि आप जो भी सब्जेक्ट का जो भी मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो, जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। बस आपको वहाँ पर टिक करना है और वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अब मैं अपने आंसर राइटिंग का जो फ्रंट पेज है ना एग्ज़ाम में, इस तरीके से आपको इसे फिल करना होता है। और भी चीज़ें क्या है वो देखो। यहाँ पर सिग्नेचर की बात है, थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है। देखो ये सारी चीज़ें आपके मतलब की चीज़ नहीं है, ये टीचर फिल करते हैं जब वो आंसर राइटिंग चेक करते हैं ना। तो देखो यहाँ पर वो यहाँ पर मार्क्स देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने इतने मार्क्स दिए एंड ऑल दैट करके, फिर टोटल मार्क्स कितने बनते हैं वो टीचर का काम है। एक जगह यहाँ पर आपको साइन करना है यहाँ पर, और एक जगह टीचर साइन करते हैं, ये भी चीज़ उसमें मैंशन है। तो जहाँ आपको साइन करना है वहाँ आपको करना है, टीचर के लिए स्पेस छोड़ देना, टीचर का काम है। लेकिन इसके बाद जैसे कि आपको पता है ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद देखो क्या होता है, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इग्नू ने इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन भी निकाली है। वो क्या निकाली है उसे सुनो। इग्नू में गाइडलाइन क्या निकाली, तो पहली चीज़ तो आपको अपने आंसर शीट को बहुत ध्यान से फिल करना है, गलती मत करना, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। और पूरी कोशिश करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सको, जहाँ भी जिस भी स्टडी ग्रुप में शेयर कर सको, ठीक है। इसके बाद सेकेंड थिंग आपके लिए वहाँ पर रजिस्टर आता है, जहाँ पर आपका प्रेजेंट वहाँ पर होता है कि आप लोग एग्ज़ाम देने गए थे, तो वहाँ पर आपके साइन करवाए जाते हैं। और आपका जो ये आंसर शीट के ऊपर जो ये कोड दे रखा है ना, ये चीज़ वहाँ पर आपको मेंशन करनी है, अपना नाम मेंशन करना है और आपको वहाँ पे साइन करना होता है, ये चीज़ करनी है। तो अगर आपने वो एडमिशन यानी आप प्रेजेंट हैं, वो रजिस्टर जो प्रेजेंट रजिस्टर वहाँ पर आता है ना, आपके साइन करवाए जाते हैं कि आज आप एग्ज़ाम देने गए हुए हो, वो चीज़ मैंडेटरी है। अगर आप में से किसी ने फिल नहीं करा तो आपके एब्सेंट भी वहाँ पर मेंशन हो जाता है। तो याद रखना कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा ना हो कि आप लोग वो उस रजिस्टर में अपना साइन करके ना आ पाओ। तो पूरी कोशिश करनी है। और वहाँ पे जो टीचर आपको बोलेंगे ना कि आपको अपने आंसर जो आपके आंसर शीट है उसके ऊपर एक कोड है, वो कोड आपको उस रजिस्टर में फिल करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना, ये आंसर शीट का कोड आपको उस टाइम उस रजिस्टर में फिल करना है। और पूरी कोशिश ध्यान से कि आप अपने इस रजिस्टर में सभी की सभी साइन करें, अदरवाइज़ एब्सेंट शो हो जाता है।
इग्नू ने इस बार प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन निकाली है। वो सारी गाइडलाइन क्या क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, वो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हमें आपके फ्रंट पेज को, आंसर शीट को किस तरीके से फिल करना है, ये मैंने बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप सभी पूछ सकते हैं, बट गलतियाँ नहीं करनी है, बता दिया। और ये इंग्लिश में ही लिखना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको ये सब बातें, अपना इनरोलमेंट नंबर इंग्लिश में मेंशन करना है, सब्जेक्ट का नेम भी इंग्लिश हिंदी जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कर सकते हो। एक बार फिर से मैंने आपके साथ यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं कि मैम हमें कितने पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो ये तो मैं वैसे भी कई बार कितनी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन आप में से कुछ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे और फर्स्ट टाइम जिन्होंने इग्नू में एडमिशन लिया होगा, तो उनके लिए एक बार फिर मैं ये सारी चीज़ें इसी एक ही वीडियो में बता रही हूँ। देखो याद रखना, यहाँ पर आपको पता है, अदरवाइज़ आप मेरे शॉर्ट्स में चेक करेंगे तो शॉर्ट्स में मैंने ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर रखी है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तब कितने वर्ड्स में लिखना है, 5 मार्क्स के लिए कितना होना चाहिए, उसके बाद 10 मार्क्स के लिए भी बताया मैंने, और 15 मार्क्स के लिए भी बताया, लास्ट 20 मार्क्स। इग्नू में किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो 1, 5, 10, 15 और 20 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको इसको 500 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इट मीन्स आपको अपने आंसर को 5 पेजेस में कंप्लीट करना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। रही बात, तो ये 5 पेजेस सभी को पता है कि मैं किस तरीके से बोल रही हूँ कि आपके ये एक पेज है, ठीक है, इसी के ये फ्रंट और इसका बैक, यानी एक पेज में 2 पेजेस हुए, राइट। इस तरीके से 5 पेजेस करने। जब आप अपने इग्नू की आंसर शीट आपको मिलेगी तो उसमें ना नंबर भी मेंशन होता है साइड में कि पेज नंबर 1 है, इसी के बैक साइड पे 2 मेंशन होता है, फिर नेक्स्ट पे लिखा होगा 3 और 4। इसी तरीके से 5 पेजेस में आपको 20 मार्क्स के आंसर को कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएशन भी होंगे, आपके आंसर राइटिंग में 400 वर्ड लिखा है, ये तो मैंने मास्टर्स के लिए बताया है। देखो 400 वर्ड्स में भी कोई इशू नहीं है, 5 पेजेस में अपने आंसर को लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको उतना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 5 नहीं तो 4 पेजेस में कोशिश करना कि अपने आंसर को कंप्लीट कर सको। बात आती है अगर आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क का कोई भी क्वेश्चन होता है तो ऑब्वियस है जस्ट इससे थोड़ा कम, यानी आपको इसको 4 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। 10 मार्क्स की मैं बात करूँ जिसमें हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो ये जिसमें आपको 250 वर्ड्स में अपने आंसर को लिखना होता है, इसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप 3 पेजेस में अपने आंसर को लिख पाओ, ठीक है। और अगर आप 3 पेजेस में भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं तो 2 से 2.5 पेजेस भी चलेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है कि हमें उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज है तो आप उसको 3 पेजेस में भी अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। 5 मार्क्स के लिए 1 पेजेस बहुत सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ना ही कम लिखना है। और इसके लिए आप लोग 5 से 6 लाइन में या फिर 3 से 4 लाइन भी सफिशिएंट होगा। अगर आपके जिस भी कोर्स में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तो बात हो गई कि मार्क्स के अकॉर्डिंगली हमें अपने आंसर को कितने में कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़ कि हमें जब यहाँ पर आंसर शीट मिलती है तो क्या हमें एक्स्ट्रा शीट मिलेगी, ये भी तो एक डाउट होता है, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले ये देखो, आंसर शीट जो आपको मिलेगी उसके अंदर टोटल कितने पेजेस होते हैं? यस, 26 पेजेस होते हैं। ध्यान से सुनना, 26 पेजेस होते हैं जब इग्नू की आंसर शीट आपको मिलेगी तो उसमें से 24 पेजेस में ही आपको लिखने को मिलता है। 2 पेजेस तो वही हो जाते हैं जो मैंने अभी आपको इग्नू का फ्रंट पेज दिखाया ना, फ्रंट और बैक, तो उसको भी ये लोग काउंट करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कितने पेजेस बचे? 24। इट मीन्स आपको अपने पूरे एग्ज़ाम में यानी 10 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली है। 24 पेजेस के अंदर आपको अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है,
ठीक है। तो ये 24 पेजेस हैं जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। मोस्टली तो यही होता है, चाहे वो 8 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हो या फिर वो आपको 10 क्वेश्चंस में से, जैसे किसी किसी कोर्स में लाइक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे तो उनके में टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो 24 पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है, वो भी 5 क्वेश्चंस। अब वो आप चाहे आपकी चॉइस है 10 मार्क्स का कर रहे हो 20 मार्क्स का, वो आपके ऊपर होता है। आपको पता है जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। ठीक है, सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं, सेक्शन बी से भी आपके 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। बचा आपका एक क्वेश्चन, वो आपकी चॉइस सेक्शन ए से करना है या सेक्शन बी से करना है, वो आपके ऊपर होता है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो आपने ऑलरेडी असाइनमेंट बनाया हुआ है, असाइनमेंट में जिस तरीके से आपने जो चीज़ें करी वही सेम एज इट इज़ एग्जामिनेशन में भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात भी आपने यहाँ पर देख ली। तो हमें किस तरीके से क्वेश्चंस करना है, बात आती है कि क्या हमें एक्स्ट्रा आंसर शीट मिलेगी। जैसे कि आपने कई बार और भी एग्ज़ाम में देखा है कि हमें एक्स्ट्रा शीट मिलती है जब हमें नीड होती है। तो याद रखना, इग्नू में कभी भी आंसर शीट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएड कर रहे हो या अदर किसी भी एग्ज़ाम की यहाँ पर आपने तैयारी की और एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो याद रखना एक्स्ट्रा शीट इग्नू प्रोवाइड नहीं करता है। आपको अपने आंसर को 5 क्वेश्चंस को या फिर जितने भी क्वेश्चंस आपके कोर्स के अकॉर्डिंग होंगे 24 पेजेस में ही कंप्लीट करना है, याद रखना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप में से फर्स्ट टाइम जो इग्नू में जिसने अप्लाई किया और जिन्हें नहीं पता होता तो उन्हें लगता है कि अभी हमें एक्स्ट्रा शीट हम ले सकते हैं, तो अपने आंसर को खूब सारा भर भर के लिखते हैं जितने नीड नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है आंसर में जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने क्वेश्चंस में पूछा गया है, आप सभी सिर्फ उतना ही मेंशन करें, स्टोरीज ना लिखें। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ हुए है ना, अदर यूनिवर्सिटी में हमें एक्स्ट्रा शीट मिलती है, तो स्टूडेंट उसमें क्या करते हैं, खूब सारे एक मतलब आप समझ रहे हो कि आपको एक आंसर को लिखने में ही वो आराम से 16-17 पेजेस में लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? तो ऑब्वियस है टीचर भी इतना टाइम तो नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर तरीके से आंसर शीट को या राइटिंग को देखेंगे आपने क्या लिखा है। तो इसलिए कहानियाँ ना बनाओ, इसीलिए इग्नू में एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड नहीं होती है। आपको अपने आंसर को इन्हीं पेजेस में कंप्लीट करना है। तो ये भूल कर भी गलतियाँ मत करना कि हमें एक्स्ट्रा शीट मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए जितने वर्ड्स बोले हैं, जितने पेजेस में मैंने आपको बताया है, इसे फॉलो करो। चाहो तो ये कहीं नोट कर लो, इससे ना ज़्यादा लिखना है, इससे ना कम लिखना है। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप लोग चलेंगे तो आप इन 24 पेजेस में अपने पूरे 5 क्वेश्चंस को ईजिली से अटैम्प्ट कर सकते हो। और याद रखना, आप में से कई स्टूडेंट ऐसे जो एक गलती करते हैं कि एक क्वेश्चन को तो मान लो उन्होंने 5 to 6 पेजेस में लिखा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एक आंसर को बड़ा लिख दोगे, एक्स्ट्रा पेजेस में करोगे, तो दूसरा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, तो उससे मार्क्स कम मिलते हैं। याद रखना, ये गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, तो ये तो हमारी कम्प्लीटली आपको अपने एग्ज़ाम कितने मार्क्स का क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। और जो आंसर शीट प्रोवाइड होगी 24 पेजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना। एक्स्ट्रा शीट के ये मत सोचना कि एक्स्ट्रा मिलेगी तो एक्स्ट्रा लिखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सेक्शन ए सेक्शन बी मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए अब इतनी चीज़ें डिस्कस करी हैं, तो यहाँ पर आपका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था कि यहाँ पर मैम क्या हमारे लिए जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या वो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्या वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो यस, आप लोग जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने जो असाइनमेंट बनाया, तो याद रखना असाइनमेंट के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ामिनेशन के लिए असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ वही आएगा, नहीं, लेकिन असाइनमेंट के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम यानी एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो असाइनमेंट आपके लिए हेल्पफुल है। आपने अपने असाइनमेंट जब भी बनाया होगा
तो आपने उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे 10 में से, 10 में से, राइट। लेकिन अब आपको क्या कोशिश करनी है कि आपने जो 5 क्वेश्चन नहीं बनाए, जो अटैम्प्ट नहीं करे थे असाइनमेंट में, उन्हें भी सॉल्व करो, उन्हें भी पढ़ो और वो भी पढ़ के जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने में पूरे चांसेस होते हैं। और होते क्या है, होते ही हैं, पूछे जाते ही हैं। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपने पूछा था कि क्या मैम हमने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा है तो आप एग्ज़ाम बेफिक्र होकर के दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जनवरी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप लोगों को एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। अगर आपने यहाँ पर जुलाई में एडमिशन लिया है तो आप लोगों का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून में होता है, ठीक है। अगर आपने अभी एग्ज़ाम देना है, आपको अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट में अक्टूबर नवंबर में अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। और अगर आप दिसंबर के स्टूडेंट हो, अगर आपने अपना असाइनमेंट अप्रैल तक सबमिट नहीं कर पाए तो कोई इशू नहीं है, आप आगे भी सबमिट कर सकते हो। वैसे अप्रैल में कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको सितंबर अक्टूबर में करना होता है। लेकिन आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं किसी रीज़न की वजह से असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते, तो सितंबर अक्टूबर में सबमिट नहीं कर पाए, कोई इशू नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद में नेक्स्ट ईयर अप्रैल में अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो असाइनमेंट वही सबमिट करना है, दोबारा से बता दूं, असाइनमेंट एक बार ही सबमिट करना होता है, एग्ज़ाम आप मत दो, बार बार असाइनमेंट नहीं सबमिट करने होते। आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट कर दिया बहुत है, ठीक है। तो असाइनमेंट वन टाइम सबमिट करते हैं तो वो आपकी चॉइस है, एग्ज़ाम से पहले करो या एग्ज़ाम के बाद। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि हमें असाइनमेंट वन टाइम सबमिट करना होता है। एग्ज़ाम आपकी चॉइस है, कभी भी दे सकते हो। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो आप जून में दे सकते हो। जून में जो नहीं दे पाते आप दिसंबर में दे सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। बट आप अपनी कोर्स की वैलिडिटी को ज़रूर चेक करना कि आप अपने कोर्स को कितने टाइम पीरियड में कर सकते हो। जैसे कि मास्टर कर रहे हो तो मास्टर 2 साल की होती है, सबको पता है, तो आपको वैलिडिटी 4 से 5 साल की मिलती है। इसी तरीके से अगर आप बीए कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 3 साल की होती है, तो इसके लिए आपको 5 से 6 साल की वैलिडिटी मानी जाती है। तो 5 से 6 साल में आपको कैसे भी करके ये कंप्लीट करना होता है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप अगर आप किसी भी रीज़न से इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो नेक्स्ट टाइम में दे सकते। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जनवरी वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, दोबारा से बता रही हूँ, जुलाई वाले का नेक्स्ट ईयर जून में होता है। और अगर आप अभी असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पा रहे हो जुलाई वाले सेशन के, तो अक्टूबर नवंबर में कर देना, दोबारा से कोई इशू नहीं है। और अगर आप दिसंबर के स्टूडेंट हो तो सितंबर अक्टूबर में एक तो आपका असाइनमेंट सबमिट होता है, अगर आप तब किसी भी रीज़न से नहीं कर पाते हो तो आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल में तक सबमिट कर सकते हो, ठीक है। असाइनमेंट वन टाइम ही सबमिट करना होता है हमें। तो ये तो असाइनमेंट की बात हो गई कि असाइनमेंट नहीं सबमिट किया तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमें पढ़कर ज़रूर जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक के जो आपके सारे डाउट है, आशा करती हूँ कि सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ तक डाउट क्लियर है एक बार जल्दी से कमेंट करके सब बता दीजिए कि यस मैम यहाँ तक सारे डाउट क्लियर है। अदरवाइज़ अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। देखो ये भी आज की क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है, क्योंकि मुझे आपको इतने सारे आपके डाउट हैं कि यहाँ पर मैं ये नहीं चाहती कि दोबारा से किसी के ये डाउट हो, इसलिए हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे डिटेल में बता रही हूँ, ताकि जिसने फर्स्ट टाइम भी इग्नू में अप्लाई किया तो उनको भी यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई डाउट है तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो। और एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को स्किप करते हैं और उसके वजह से वही सेम क्वेश्चन पूछते जो मैंने यहाँ पर बताया है। तो पूरी कोशिश करो कि वीडियो को एंड तक दो, आराम से थोड़ा टाइम देखकर, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई असाइनमेंट आपके एग्ज़ाम के लिए कितने हेल्पफुल हैं और कितने हेल्पफुल नहीं हैं।
और अगर आपको असाइनमेंट के रिगार्डिंग और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी है, असाइनमेंट कौन सा बनाना होता है कैसे, तो असाइनमेंट की एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है। असाइनमेंट के रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं आप उसको चेकआउट कर सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट करना। इग्नू एमए हिस्ट्री से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको असाइनमेंट की सारी एक वीडियो है जिसमें असाइनमेंट के रिगार्डिंग सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जा कर के इस प्लेलिस्ट को पूरा चेकआउट करना, सारी वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग से देखते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आपको आंसर शीट का फ्रंट पेज को कैसे फिलअप करना है। नेक्स्ट हमने देख लिया कितने पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए या फिर आपको एक अच्छे 80 to 90% मार्क्स चाहिए तो इस पर आपको कैसे लिखना है इसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर एक आंसर राइटिंग की शीट यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो कितने मार्क्स दिए जाते हैं और इस तरीके से लिखोगे तो कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके एग्ज़ाम आने से पहले मैं अपलोड कर दूँगी, उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको अपने आंसर राइटिंग में पैराग्राफ में लिखना चाहिए या पॉइंट में। ये डाउट मैक्सिमम स्टूडेंट को बना रहता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप जब कभी भी अपने आंसर राइटिंग को लिखेंगे तो पैराग्राफ में और पॉइंट में दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में ये होता है कि अगर आपको कोई पॉइंट उतने अच्छे से नहीं आता है, ठीक है, देखो पैराग्राफ में लिखना अच्छी बात होती है, लेकिन पैराग्राफ में अगर आप अपने आंसर राइटिंग को मेंशन करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है क्या कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने उस पैराग्राफ में मेंशन की है आपको उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, देखो अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि कभी भी हम अपने आंसर को पॉइंट में शो करते हैं तो टीचर का ध्यान हमारे आंसर पे ज़्यादातर जाता है। तो अगर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा अच्छे से आते तो पूरी कोशिश करो कि पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने कंप्लीट आंसर को पूरे पॉइंट में ही लिखेंगे, नहीं, आपको अपने आंसर राइटिंग में पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें मैं आपको जब ये सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ना कि किस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग को लिख सकते हैं तो उस पर मैं आपको बता दूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगी किस तरीके से और कैसे कैसे लिखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एग्ज़ाम देने से पैक के टाइम पर आपको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या ले जा सकते हो क्या क्या नहीं, और इस पर मैंने अभी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी जो इग्नू की तरफ से आप सभी की गाइडलाइन आई है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो मैंने कल ही अपलोड की थी, जा करके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम टाइम में कैसे और क्या पढ़े। तो याद रखना, कुछ भी नहीं तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके बहुत काम की चीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करके चले जाओ, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपको पता चल जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो आपके लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर आप सभी करके जाओ। और जितने भी स्टूडेंट इग्नू में एमए हिस्ट्री कर रहे हैं, बीए हिस्ट्री कर रहे हैं, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिए। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जा कर के हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपको पता है कि हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं, उन्हें करके जाना है। और कभी कभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो आपको उनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बट लास्ट 5 ईयर के PYQ आप सभी करके जाओ, तो उससे आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि मैम इग्नू में पेपर जो चेकिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। तो ध्यान रखना, इग्नू में जो पेपर चेकिंग की जाती है वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने लिखा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। चेकिंग यहाँ पर ठीक से की जाती है, लेकिन कभी कभी उनसे मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है, लाइक कभी कभी वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पढ़ पाते और मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलते। आपने कई बार देखा होगा कि स्टूडेंट के मार्क्स 100 में से 8 मार्क्स आए या फिर 100 में से 13 मार्क्स, मतलब यहाँ पर
स्टूडेंट को खुद यहाँ पर डाउट होता है, अरे मैंने इतना अच्छा लिखा था, जहाँ पर हमें ये लगता है कि 70 to 80 मार्क्स आने चाहिए, वहाँ पर इन्होंने ये चीज़ दी, तो कभी कभी इनसे ये गलतियाँ हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, जब आप एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है ना, तो वो चीज़। अदरवाइज़ यहाँ पर देखो, मेन चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कई बार, और जितने भी हमारे कोर्स में है, पेड क्लासेस में जो स्टूडेंट हैं, उन्हें भी ये चीज़ मैंने बताई है कि आपको अपने आंसर राइटिंग में ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना है। और जितनी कोशिश हो सके, अगर आप सिर्फ एक पेन का भी यूज़ करते हो तो अंडरलाइन का यूज़ ज़्यादातर करो, कि आपने कोई हेडिंग दी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, कोई फैक्ट्स बताए, अगर आप उसे हाईलाइट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो आपका आंसर राइटिंग ज़्यादा अच्छा दिखेगा और अच्छा स्कोर मिल जाता है। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने अपने आंसर राइटिंग को प्रॉपर इग्नू की बुक में जिस तरीके से आपने देखा ना, कहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको नहीं पता, अगर आप इस तरीके से मेंशन करोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। टीचर सिर्फ एक ऊपर के 2-3 लाइनें देख लेते और उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स दे देते हैं। अगर आपने कहानी लिखने की कोशिश करी तो यहाँ पर 2 लाइन में वो समझ जाएंगे कि आपको इसके आंसर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो इसीलिए कभी भी अपने आंसर राइटिंग को लिखना है तो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना है। जितने ज़्यादा हेडिंग का यूज़ कर सको, उतने अच्छे स्कोर आप सभी को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करें, पेपर चेकिंग बहुत अच्छे से होती है, तो इसीलिए याद रखना, कभी कभी हमसे यहाँ पर गलतियाँ भी होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया और उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स नहीं है, तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो आपके एग्ज़ाम के बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगी। आगे जो नेक्स्ट यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आप अपने आंसर राइटिंग में कोई भी हमसे मिस्टेक हो जाती है तो आप उसमें वाइटनर या फ्लूइड का यूज़ कर सकते हो। तो देखो, पूरी कोशिश करना कि आप अपने आंसर राइटिंग में इसका यूज़ ना करो, ठीक है। और दूसरी चीज़, करना है तो एक आध जगह कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आपसे कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको एक नॉर्मल कट करना है। बाई चांस मैंने यहाँ पर कुछ भी चीज़ मेंशन करी है, तो आपने अगर यहाँ पे स्पेलिंग गलत की है तो आप इसको इस तरीके से एक नॉर्मल कट कर सकते हैं। बहुत सारे कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो हमसे इस तरीके से कट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो आंसर राइटिंग है, जो आपकी आंसर शीट है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी दिखती है, जिससे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि प्रॉपर नॉर्मल एक कट कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से करते हैं। ये काम मत करना, इससे टीचर आपके आंसर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे और मार्क्स ऐसे ही डिडक्ट हो जाते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया। असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। बस यहाँ पर आपका एक पॉइंट बचा है कि आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो किस तरीके से आपको लिखना है। सेपरेट वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। और ये मैंने आपको बता दिया है तो किस तरीके से फिल करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी, आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको हेल्पफुल रही होगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक शेयर कर दो और आपके जितने भी स्टडीज़ ग्रुप है वहाँ पर इसको शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो चलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।